दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर के जी एस स्टडीज में स्वागत है। जैसा कि हम मैदानों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, तो मैदानों के विषय में अब तक हमने उत्तर भारत के मैदान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी का अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि मैदानों को दो भाग में बांटा गया है, एक फिजिकल आधार पर, एक पॉलिटिकल लेवल पर। तो फिजिकल लेवल क्या है, पॉलिटिकल लेवल क्या है? फिजिकल लेवल का मतलब होता है जो भौतिक रूप से बना हुआ है। जैसे हमने आपको बताया था भाभर, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र और डेल्टा, ये इसके भौतिक स्वरूप हैं। और हमने पॉलिटिकल लेवल पर आपको बताया था जो प्रादेशिक विभाजन है, जैसे राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो गंगा का विशाल मैदान पाते हैं, इसमें हम आप रहते हैं। और फिर आगे हम आते हैं ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो यह क्या है? यह विशाल मैदान है, इसका विभाजन प्रादेशिक आधार पर हुआ है। तो हम अभी तक जो है भौतिक आधार पर मैदानों का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने क्या नाम है, भाबर का मैदान और तराई क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। तो हम 2 मिनट के अंदर इसे पुनः रिविजन कर लेते हैं, इससे हमारा एक फ्लो जो है कंटिन्यू बन जाए। तो हमने आपको बताया था, जब हम आपको हिमालय पढ़ा चुके हैं, जो हिमालय का वीडियो नहीं देखे हैं हमारा, पीछे जाकर हिमालय के बारे में पढ़ सकते हैं। तो हमने बताया जब हिमालय उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यह हिमालय है, यह आपका ग्रेट हिमालय है, यह आपका मिडिल हिमालय है, यह आपका शिवालिक है। शिवालिक है। तो हमने बताया शिवालिक के बीच एक फाल्ट है। फाल्ट का मतलब एक भ्रंश है, जिससे क्या होता है, जिससे मैदानों को अलग करता है। यानी पर्वत और मैदानों कहाँ से अलग होते हैं, तो एक फाल्ट पड़ता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है HFF, हिमालय फ्रंटियल फ्रंट। ठीक, यहाँ से आपका मैदान जो है वह डिवाइड हो जाता है। यहाँ से आपका मैदान प्रारंभ होता है और मैदानों में भी एक क्रम भौतिक विभाजन है। जब हम हिमालय से आगे बढ़ते हैं तो मैदानों को हम मैदानों में एक भाग हमें मिलता है, वह आपका होता है भाबर प्रदेश। तो भाबर प्रदेश को हमने आपको बताया था, जो नदियाँ कहाँ से आती हैं, जो नदियाँ आपकी शिवालिक या मिडिल हिमालय से चलकर आती हैं, यह अपने साथ बहुत बड़े कंकर पत्थर लेकर आती हैं। चूँकि हिमालय जो है आपका यह ढलान युक्त है, यह ऐसे एक ढलान युक्त पर्वत है। जब नदियाँ यहाँ से तीव्र गति से बहती हैं, इनका गति तीव्र होता है, जब यह नीचे आती हैं इनकी गति मंद हो जाती है। तो जो पत्थर यह तीव्र गति से लेकर आती हैं, वह पत्थर आगे नहीं ले जा पाती हैं और हिमालय के पदीय क्षेत्रों में इसे इकट्ठा कर देती हैं। और यही पत्थर जो इकट्ठा होते हैं, यही आपके भाबर का निर्माण करते हैं। यानी भाबर में क्या होता है, बड़े बड़े भूखंडों या पत्थरों या पहाड़ों का, शिलालेखों का वहाँ जमाव रहता है और इसी को हम भाबर प्रदेश कहते हैं। फिर जब हम आगे, हमने बताया जब हम भाबर प्रदेश से आगे बढ़ते हैं तो हमें एक प्रदेश और मिलता है, जिसे हम तराई का क्षेत्र या तराई का प्रदेश या तराई की भूमि कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ये नदियाँ यहाँ से जल लेकर आ रही हैं, क्योंकि इनके बीच बड़े बड़े पत्थर पड़ जाते हैं, नदियों का पानी पत्थरों से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए यह एक नदी है, अब नदी का जल ऐसे आ रहा है, ऊपर से नीचे से ऐसे आ रहा है। अब यहीं पर बड़े बड़े भूखंड ऐसे आपस में पड़े हैं, तब अब नदियों का जो जल है वो क्या करेगा, नदियों का जल यहाँ से अलग बहेगा, यहाँ से अलग बहेगा और यहाँ से अलग बहेगा। यानी एक ही नदी की कई जल सरताएँ आपस में निकल गई हैं और इतनी दूर में आपको नदी विलुप्त दिखाई पड़ेगी। यानी प्रश्न आता है कि नदियाँ कहाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो भाबर के प्रदेश में जो छोटी नदियाँ हैं वह विलुप्त हो जाती हैं, अर्थात वह कई धाराओं में बट जाती हैं। जो बड़ी नदियाँ हैं उनका तो आप धाराएँ देख सकते हैं, लेकिन वह भी क्या हैं, वह भी सरताओं के रूप में व्यक्त रहती हैं।
छोटी नदियों की जो धाराएं हैं आप देख नहीं सकते हैं, आप जानेंगे नदी अंदर ही अंदर कहीं निकल गई है। लेकिन जब नदी भाभर प्रदेश को लांघती है तो वह जब कई सरताओं में विभक्त हो जाती है तो अपने साथ अवसाद लाती है। नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती हैं और यही अवसाद यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और चूँकि इनमें नमी जो है, इनमें नमी जैविक खादों की निरंतरता बनी रहती है, यानी यहाँ पर नमी हमेशा बनी रहती है, आर्द्रता हमेशा बनी रहती है, उपजाऊ भूमि ज़्यादा रहती है और यहाँ जैविक खादों की उपस्थिति ज़्यादा रहती है। तो इस क्षेत्र को हम तराई का क्षेत्र कह देते हैं। यह शिवालिक के गिरपदी क्षेत्रों में पाया जाता है। हमने आपको बताया था सिंधु से लेकर तीस्ता तक इसका विस्तार ज़्यादा है। तो यहाँ से अब जो नदी निकली कहाँ से, भाभर के बाद जो हमारा प्रदेश बना हमने उसको तराई का प्रदेश कहा, यानी यह आपका तराई का प्रदेश हो गया। तराई के प्रदेश में हमने आपको बताया नमी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है तो वहाँ वनस्पति ज़्यादा है, और जहाँ वनस्पति ज़्यादा है वहाँ जैव विविधता ज़्यादा है। तो जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ पर खेती जो है अच्छी होती है। खेती का मतलब है कि वहाँ के वनों को कटाई करके हम खेती योग्य बना रहे हैं, और वहाँ सर्वाधिक खेती गन्ना या आपको धान की खेती यानी अधिक सिंचित जो पानी की खेती होती है वह होती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तराई के क्षेत्र से, जब नदियाँ अपने अनुकूल धाराओं में बहने लगती हैं तो आगे जाकर वह बांगर क्षेत्र का निर्माण करती हैं, यानी कि अब आपका बन जा रहा है बांगर का क्षेत्र। बांगर के क्षेत्र के आगे नदियाँ फिर जब चलती हैं, अब नदियाँ यहीं से आपका बांगर का क्षेत्र और खादर का क्षेत्र बनाती हैं। यह आपका बांगर का क्षेत्र और खादर का क्षेत्र हो गया। फिर नदियाँ जब आगे निकलती हैं तो उनका अंतिम पड़ाव जो पड़ता है वह होता है मुहाना, या अरब सागर का मुहाना या बंगाल खाड़ी का मुहाना। वहाँ नदियाँ अपने अवसादों को कई दिशाओं में फैला देती हैं और वहीं आपका बनता है डेल्टा, जैसे सुंदरबन का डेल्टा। तो इसके भौतिक कितने विभाजन हुए, जैसे हमने बताया भाभर का प्रदेश, भाभर के प्रदेश के बाद हमने आपको बताया दूसरा तराई का प्रदेश या तराई का क्षेत्र। फिर हमने आपको बताया बांगर या खादर, बांगर या खादर, यानी बांगर अलग है और खादर अलग है, लेकिन दोनों एक ही क्षेत्र में आते हैं। इसमें थोड़ा सा डिवीजन है, हम आपको भी उसको भी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। फिर जब नदियाँ आगे चलती हैं पहुँचती हैं समुद्र को तो वहाँ डेल्टा बनाती हैं। तो नदियों की 5 स्थिति भौतिक विभाजन में है। कौन कौन से, भाभर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। तो हमने आपको 2 पढ़ा दिया था, कौन सा, भाभर का, हमने आपको तराई का बता दिया था। अब हम आपको आज बताएंगे बांगर और खादर और डेल्टा। तो बांगर या खादर है क्या, जैसे हमने पढ़ा है जलोढ़ मृदा। जब हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे तो उसमें बताएंगे मिट्टी की एक प्रजाति होती है जलोढ़, जो बहुत विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। तो जलोढ़ भी 2 प्रकार की होती है, एक नई जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़। तो जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ होती है उसे हम खादर कहते हैं। यानी यही दोनों चीज़ वही हैं। तो अगर इसे हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम जलोढ़ मृदा के बारे में जान जाएंगे। तो बांगर और जैसे अब हम मिट्टियों का हम आप क्रम बना रहे हैं, जैसे यह आपका हो गया
ये आपका भाबर का क्षेत्र है, यह तराई का क्षेत्र, यह आपका क्या आ गया, यह आपका बांगर का क्षेत्र आ गया, बांगर या खादर का क्षेत्र। तो चूंकि हमने बताया जैसे नदियाँ यहाँ से निकली, ये नदी निकली, एक नदी यह निकली, एक नदी यह निकली, एक नदी यह निकली। तो चूंकि नदियाँ इतनी दूर से निकल रही थी, तो यहाँ जो अवसादों को जमा कर रही हैं, कहाँ पर, यह भाबर के बाद हमने इसको तराई का कहा। तराई का मतलब होता है जो एकदम तरा रहे, कहते हैं इसे गर्मी में हम जूस पीते नहीं है, कहते एकदम तरोताजा है, तो यह एकदम तरोताजा रहता है। फिर जब ऐसे आगे जब यह नदियाँ बढ़ी, तो फिर चूंकि अलग अलग धाराएं थी, तो यहाँ से इनकी धाराएं एक होना चालू हुई। कहाँ से, यहाँ से ये धाराएं फिर धीरे धीरे एक होती गई। जब एक होती गई तो नदी मान लीजिए ऐसे बहना प्रारंभ कर दी, यह आपके बीच में नदी हो गई। कौन सी, ये मान लीजिए आपकी नदी हो गई, ये नदी एक लाइन से नदी ऐसे बहना चालू कर दी। अब चूंकि जब ये शुरू ये एक घटना होती, करोड़ों वर्ष तक घटनाएं चलती रहती हैं, नदियाँ ऐसे बह रही थी, फिर धीरे धीरे ऐसे आगे एक जगह अपनी धाराएं बनाने लगती हैं। तो चूंकि इधर भी जमीन, इधर भी मिट्टी थी और मिट्टी इधर भी थी। अब क्या हुआ, यह जो मिट्टी थी, यह मिट्टी थी, इस मिट्टी को हम कहेंगे पुरानी जलोढ़ या पुरानी मिट्टी। हमने इसका नाम रख दिया पुरानी मृदा या पुरानी भूमि, कुछ भी कर दीजिए, पुरानी मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा, कुछ भी कर दीजिए, यह भी पुरानी हो गई। अब यह नदी का जल इधर भर रहा है, यह नदी का जल है। अब जब बाढ़ आएगी, जैसे बाढ़ आती है, गंगा जी में बाढ़ आती है, यमुना में बाढ़ आती है, कोसी में बाढ़ आती है, तो जहां बाढ़ आएगी तो बाढ़ अपने साथ क्या लाएगी, मृदा लाएगी, अवसाद लाएगी। यह नदी के किनारे अवसाद जमा हो जाएंगे। यह मान लीजिए नदियां हैं, यह यहाँ पर अवसाद जमा कर रहे हैं, यह नदी यहाँ पर अवसाद जमा कर रही है दोनों ओर अपने। तो नदियों का इतना क्षेत्र, कितना, इतना, यानी जहां तक बाढ़ का पानी हर साल, ये नहीं कि एक साल आया फैल गया फिर 50 साल बाद आए, हर साल नदियों का पानी जितनी दूर तक जाता है अपने दोनों छोर से बाढ़ में, यानी जब भी बाढ़ आती है वह दोनों छोर जितनी दूर तक जाता है, वहां पर पुरानी मृदा को ढककर एक नवीन मृदा की परत जमा कर देता है। उसी को हम कहते हैं खादर मृदा, यानी नदियों का इतना समूह, ये हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे खादर। और जो यह पुरानी मृदा बच गई, इसे हम कहेंगे बांगर। तो खादर और बांगर में बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों एक ही सिचुएशन है, लेकिन क्या हो गया, जब पुरानी हो गई इसे हमने बांगर कह दिया। और जो नदियों के बाढ़ द्वारा हर साल एक नवीन परत जमा करती जा रही है इसी के ऊपर, यह पुरानी बांगर के ऊपर नदियों को जब बाढ़ आता है तो इनके ऊपर एक परत जमा करती जाती है, इसी को हम खादर कहते हैं। तो खादर और बांगर का डिफरेंस इतना ही है। तो यह चित्र थोड़ा हम और अच्छा बना देते हैं, आपको देख लीजिए। ये आपकी नदी हो गई। जब भी इसमें बाढ़ आता है, यह कुछ क्षेत्र तक, मान लीजिए यह क्षेत्र आपका हो गया इतनी दूर तक, यहाँ इसी पुरानी बांगर के ऊपर मिट्टी की नई परत जमा हो जाती है, यानी मिट्टी की एक नई परत जमा हो गई। इसी नई परत को हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और यह आपकी बांगर, यहाँ तक नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है, यह पुरानी रह जाती हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। बांगर का मतलब क्या होता है, कठोर। जैसे एक प्रचार आता है बांगर सीमेंट, मजबूती का नाम। तो बांगर का मतलब क्या, पुराना, कठोर। जो कठोर होगा वो क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। तो यही बांगर और खादर की एक अलगाव की विशेषता है। तो अब इसमें बांगर और खादर में अंतर क्या है, क्योंकि यह पुरानी मृदा है, कठोर है,
तो यहाँ मानव श्रम ज़्यादा है, हमने आपको बताया। वैसे भी जहाँ कठोर है, जो भूमि कठोर ज़्यादा है, और जहाँ पथरीली भूमि है वहाँ पर मानव श्रम ज़्यादा है। दूसरी चीज़, यहाँ हमें खाद की आवश्यकता पड़ती है, बांगर में खाद की आवश्यकता पड़ती है, और सिंचाई के लिए हमें भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे खादर की जो नदियाँ हैं, नदियों के द्वारा जल की आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं, नहरों के द्वारा हम जल की आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन जो भूमि नदियों से दूर चले गए हैं, यानी जो बांगर प्रदेश में आ गए हैं, उनमें क्या रहता है, उनमें मानवीय जल का, यानी नलकूपों का, सिंचाइयों का, कुओं का हमें आवश्यकता पड़ती है। यानी वहाँ जल हम जमीन से निकालते हैं, वहाँ मानव श्रम महंगा पड़ता है, यानी यहाँ की खेती जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ती है। फिर जो नदियाँ, जो हम खादर के क्षेत्र में आते हैं, तो हमने बताया यह नदी हर साल एक नवीन परत जमा करती है, तो यहाँ जैविक खादों की उपस्थिति ज़्यादा रहती है, यहाँ की भूमि उपजाऊ ज़्यादा रहती है। जहाँ की भूमि उपजाऊ ज़्यादा रहेगी वहाँ हमें खाद की आवश्यकता कम पड़ेगी, जहाँ हमें खाद की आवश्यकता कम पड़ेगी, सिंचाई की भी आवश्यकता हमें कम पड़ेगी, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता हमारी नदियों नहरों के द्वारा पूरी हो जाती हैं। तो इतना ही डिफरेंस है। अगर हमें खादर के विषय में लिखना है तो हम यहाँ लिख देंगे कि उपजाऊ भूमि, कम सिंचाई, जैविक खादों की उपस्थिति ज़्यादा रहती है। इसकी यही विशेषता हो गई। यह नवीन मृदा, इसे हम कह देते हैं नवीन मृदा। फिर जब हम पुरानी, यानी जब हम बांगर के विषय में जाते हैं, तो बांगर के विषय में हमको लिखना होता है मानव तकनीकी श्रम ज़्यादा लगता है हमें। उसके बाद जल के लिए हमें भूमि जल पर निर्भर रहना पड़ता है। भूमि जल या वर्षा जल पर हमें भूमि जल और वर्षा जल पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। और इसमें अशुद्ध, कौन सी शुद्ध नहीं, अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें थोड़ा जो है नवीनतम ग्रंथियाँ रहती हैं। इसमें हमें खाद की आवश्यकता क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, यानी खाद इसमें हमको ज़्यादा देना पड़ता है। इसमें हमें जैसे नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटास, कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हमारे पास ह्यूमस भी रहता है, नाइट्रोजन या बहुत यूरिया हमको डालना पड़ता है मैक्सिमम बस। तो इसमें यह अंतर है। और बांगर क्षेत्र में दो भूमि और बनती हैं, जिसे हम पढ़ते होंगे रेह और भ्रूण। एक आपकी बनती किसमें, इसी बांगर में। इसी बांगर की दो अवस्थाएं और हैं। पहली आपकी है रेह, दूसरी आपकी भ्रूण। रेह और भ्रूण एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि रेह और भ्रूण कहाँ पाए जाते हैं, तो यह बांगर क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्योंकि जहाँ तक नवीन मृदा बन चुकी, जहाँ तक खादर रहती है वह उपजाऊ अधिक रहती है। और बांगर में कुछ हमें अपवादग्रस्त दिखाई देते हैं, जैसे रेह क्या है, रेह का मतलब होता है जब बांगर भूमि की वह अवस्था जहाँ पर बांगर भूमि में जहाँ क्षारीय जल ज़्यादा पहुँच जाता है, वहाँ की मृदा लवणीकृत हो जाती है। यानी इसे हम कहेंगे सिंचाई के कारण भूमि जो है क्षारीय हो जाती है या लवणी हो जाती है, तो वहाँ खेती क्या होती है, वहाँ खेती नहीं हो पाती है, जिसे हम रेह कहते हैं। और भूण हम उसे कहते हैं जहाँ पर अपर्दन और अपक्षय द्वारा भूमि की ऊपरी परत टूट या फूट जाती है, उसे हम भ्रूण कहते हैं। यानी रेह और भूण में बस इतना ही अंतर है। भूक का मतलब भूण मतलब टूट।
तो जहाँ की जिस बांगर भूमि की ऊपरी परत अपर्दन और अपक्षय के कारण टूट फूट जाती है उसे हम भूड़ कहते हैं, और जिस बांगर भूमि की भूमि क्षारीय जल के कारण लवणी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रेह कहते हैं। जैसे हमने बहुत जगह देखा था कि यह जमीन रेह है, तो रेह का मतलब वही होता है, वह लवणी भूमि है, वह क्षारीय भूमि है, वह बांगर का ही प्रकार है। फिर हम भूमि की जब 5वीं अवस्था में पहुँचते हैं, कौन सी अवस्था 5वीं, यह डेल्टा। डेल्टा कहाँ बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। यानी अगर ये पूछा जाए डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, तो हम कहेंगे नदियों के मुहाने पर, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। यह अधिकतर डेल्टा जो आपका है यह बंगाल की खाड़ी में ही आपको मिलेगा। यानी भारत के बंगाल की खाड़ी की ओर आपको डेल्टा अधिकतर मिलेंगे, और यहीं पर सबसे बड़ा डेल्टा आपका है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन जो है विश्व का ही सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा का मतलब हुआ क्या, जैसे यह आपकी नदी, अब चूंकि नदी यहाँ आ रही है अवसाद लाएगी, और यही आपका विशाल समुद्र है। यह समुद्र है आपका, मान लीजिए समुद्र है। अब जब नदियां समुद्र में मिलेंगी तो ये जरूरी है कि नदी केवल पानी लेकर आएगी नहीं, इसमें अवसाद भी होगा, कंकड़ पत्थर बालू और भी जो चीज़ें घास फूस, यानी इसमें कुल मिलाकर अवसाद, हम कहेंगे अवसाद इसके अंदर हैं। ये जब नदियाँ पहुँचती हैं, चूँकि बंगाल की खाड़ी की ओर जब यह नदियाँ चलती हैं तो इनकी गति थोड़ा धीमी हो जाती है, यह अपने साथ अवसाद लेकर जाती हैं। जब ये अवसाद लेकर जाती हैं तो नदियों के किनारे इसे बिखेर देती हैं, यानी ऐसे अवसाद धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। जब ऐसे अवसाद जमा होने लगते हैं तो यहीं पर आपका डेल्टा का निर्माण हो जाता है, इसी को हम कहते हैं डेल्टा। जैसे कावेरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, इधर हम जाएंगे तो हमें कावेरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, तो अधिकतर डेल्टा हमको बंगाली खाड़ी की ओर मिलेंगे। तो यहीं तक हमारी आज क्लास थी। कल हम आपको बताएंगे भौतिक विभाजन, यानी आज हम कहाँ तक पढ़े, उत्तर भारत की भौतिक विभाजन पढ़ चुके हैं। कल हम आपको उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।